मित्रों नमस्कार। पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड और इसका लेसन नंबर 6 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। आज इसका चौथा भाग। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेशकों के साथ ही बिजनेस करते हैं जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन होता है। हम ज़्यादा जोखिम वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने जा रही हैं। कितनी तेज़ी से धन बढ़ता है इसका उदाहरण इस तरह देखें। हमने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई तो उसके शेयर का भाव $2 प्रति शेयर हो गया। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टॉक $20 प्रति शेयर या इससे भी ज़्यादा होगा। ऐसे भी कई वर्ष रहे हैं जब हमारे $25,000 एक साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए हैं। यह जुआ नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यह है अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धि और खेल के प्रति प्रेम की ज़रूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे। वैसे जोखिम तो होता ही है। यह फाइनेंशियल बुद्धि होती है जिससे आपकी सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। इसी कारण जो चीज़ एक आदमी के लिए जोखिम भरी होती है वह दूसरे आदमी के लिए उतनी जोखिम भरी नहीं होती। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रेरित करता हूं कि वे स्टॉक, रियल एस्टेट या दूसरे बाज़ारों में निवेश करने के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करें। आप जितने ज़्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के अवसर उतने ही ज़्यादा होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से जिन स्टॉक्स में निवेश करता हूं उनमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है और इसलिए मैं उनकी अनुशंसा नहीं करता हूं। मैं इस खेल को 1979 से खेल रहा हूं और मैंने इसमें काफ़ी अनुभव हासिल कर लिया है। परंतु अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के निवेश ज़्यादातर लोगों के लिए जोखिम भरे क्यों होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को अलग तरह से निर्धारित कर सकेंगे, जिससे $25,000 से एक साल में $10 लाख बनाना आपके लिए कम जोखिम भरा होगा। जैसे पहले ही कहा जा चुका है, मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है। बात इतनी सी है कि औसत आदमी के लिए $1 लाख से ज़्यादा की प्रतिवर्ष आय अच्छी होती है और इसे हासिल करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बाज़ार कैसा है और आप कितने स्मार्ट हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आप 5 से 10 साल में ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने खर्च को कम कर सकते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम कर रहे हों या नहीं। आप चाहें तो काम कर सकते हैं या चाहें तो काम छोड़ भी सकते हैं और सरकारी टैक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाय अपने समर्थन में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत आधार रियल एस्टेट है। मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूँ क्योंकि यह स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मैं ठोस आधार को पसंद करता हूँ। कैश फ्लो भी आमतौर पर स्थायी ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी अच्छी संभावना होती है। रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के कारण मैं जोखिम भरे स्टॉक से खरीदने का खतरा मोल ले सकता हूँ। अगर मुझे स्टॉक मार्केट में खासा मुनाफा होता है तो मैं मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देता हूँ और बची हुई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूँ ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज़्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट एक और बात, मैं दुनिया भर में घूमा हूँ और मैंने हर जगह निवेश करना सिखाया है। हर शहर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता। यह मेरा अनुभव नहीं है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में यह शहर से थोड़ा सा दूर ऐसे शानदार मौके हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में जहां अभी रियल एस्टेट
की कीमतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ऐसी बहुत से प्रॉपर्टीज़ हैं जो चंद मिनटों की ड्राइविंग की दूरी पर हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को यह कहते सुनता हूँ आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें यह याद दिलाता हूँ कि शायद आपको यह कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसा कैसे किया जा सकता है अभी तक। महान अवसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए फाइनेंशियल प्रशिक्षण ही नहीं मिला होता कि वे अपने सामने पड़े हुए अवसरों को देख सकें और उन्हें पहचान सकें। मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं शुरुआत कैसे करूं? पिछले अध्याय में मैंने आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर चलने वाले 10 कदमों का उल्लेख किया है, परंतु ये हमेशा याद रखें कि आपको मज़ा आना चाहिए। यह केवल एक खेल है। कई बार आप जीत जाते हैं और कई बार आपको अनुभव मिलता है, परंतु हमेशा आनंद लें। ज़्यादातर लोग कभी नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें हार का डर लगा रहता है। इसीलिए मुझे स्कूल मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियाँ बुरी बात होती हैं और गलतियाँ करने के लिए हमें सज़ा भी दी जाती है, परंतु अगर हम इंसानों को सीखने की प्रक्रिया पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि इंसान गलतियाँ करके अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं और सीखते भी हैं। हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं। अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पाएंगे। यही मोटरसाइकिल चलाने के बारे में भी सही है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, परंतु आज मैं बिना सोचे मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सही है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोगों के अमीर न बन पाने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने से डरते हैं। जीतने वाले हारने से नहीं डरते हैं, परंतु हारने वाले डरते हैं। सफलता की प्रक्रिया का एक भाग असफलता भी है। जो लोग सफलता से बचते हैं, सफलता उनसे बचती है। मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूँ। मैं मेहनत से खेलता, गलतियाँ करता हूँ, गलतियाँ सुधारता हूँ और ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ, सुधारता हूँ और इस तरह से मेरा खेल सुधरता जाता है। अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास आकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार को मिलेंगे। निवेशक दो तरह के होते हैं। नंबर 1, पहले और सबसे आम तरह के निवेशक वे लोग होते हैं जो एक पैकेज में निवेश करते हैं। वे रिटेल आउटलेट में फ़ोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वे कुछ खरीदते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, REIT, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। यह निवेश का एक अच्छा, साफ सुथरा और आसान तरीका है। यह उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई ग्राहक कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। दूसरी तरह के निवेशक वे होते हैं जो निवेशों को बनाते हैं। इस तरह के निवेशक आमतौर पर सौदों को असेंबल करते हैं। जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं, मैं यह तो नहीं जानता कि कंप्यूटर के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है, परंतु मैं यह जानता हूं कि आर्थिक अवसरों के पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जा सकता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। दूसरे किस्म का निवेशक ही प्रोफेशनल निवेशक होता है। कई बार तो पुत्रों को इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं और कई बार वे कभी इकट्ठे नहीं हो पाते। मेरे अमीर डैडी ने मुझे दूसरे किस्म का निवेशक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि पुर्जों को किस तरह असेंबल किया जाए, क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मौका होता है, और अगर किस्मत आपके साथ न हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खतरा होता है। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से 3 मुख्य दक्षताएं विकसित करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा इन दक्षताओं की ज़रूरत होती है। नंबर 1, किस तरह ऐसे मौक़ों को खोजों जो दूसरों को दिखाई नहीं देता हो। किस तरह ऐसे मौक़ों को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता हो। दूसरे लोग अपनी आँखों से उस मौके को नहीं देख पाएंगे, अगर आप अपने दिमाग से उस मौके को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो दिखने में बुरा सा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा, परंतु दूसरे जो
नहीं देख पाए थे और जो उसने देख लिया था वह यह था कि उस घर के साथ 4 खाली ज़मीन के टुकड़े भी थे। उसने यह कंपनी जाकर पता कर लिया था। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन 5 प्लाटों को बिल्डर को बेच दिया। इस सारे सौदे में उसने अपने मूल निवेश से 3 गुना रकम ज़्यादा मिली। उसने 2 महीनों के काम में $75,000 कमा लिए। ये बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं है, परंतु यह न्यूनतम वेतन से तो ज़्यादा ही है और यह तकनीकी रूप से कठिन भी नहीं है। दूसरा नंबर, पैसा किस तरह जुटाया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, परंतु एक दूसरे किस्म के निवेशक को यह पता होना चाहिए कि पूंजी किस तरह जुटाई जाए और बिना बैंक जाए कितने तरीकों से पैसा जुटाया जा सकता है। मैंने यह सीखा है कि बैंक की मदद के लिए बैंक की मदद लिए बिना घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु पैसा इकट्ठा करना ज़्यादा बहुमूल्य कला है। अक्सर मैं लोगों को ये कहते सुनता हूँ, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रहे हैं या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर आप दूसरे किस्म के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको यह सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी कारण ज़्यादातर लोगों की योजनाएं ठप हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अगर आप इस बाधा को पार कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों से मीलों आगे होंगे जिन्होंने इन दक्षताओं को नहीं सीखा। ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने घर या स्टॉक या अपार्टमेंट बिल्डिंग को ख़रीदा है, जबकि मेरी बैंक में एक भी पाई नहीं थी। मैंने एक अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में ख़रीदा। मैंने इसके लिए एक अनुबंध किया जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुबंध था। फिर मैंने $1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे मुझे बाकी पैसे को जुटाने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था कि इसकी असली कीमत $20 लाख थी। मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया। इसके बजाय जिस आदमी ने मुझे $1 लाख दिए थे, उसने मुझे $50,000 दिए ताकि वह मेरी जगह पर आ जाए। और इस तरह वह मेरी जगह पर आ गया और मैं उस निवेश से बाहर निकल गया। और इस काम में मेरे कुल जमा 3 दिन लगे। एक बार फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या खरीदते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना जानते हैं। निवेश करना खरीदना नहीं है, यह एक ज्ञान है। तीसरा, किस तरह स्मार्ट लोगों को संगठित किया जाए। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पर रखते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाहकार समझदार हो। सीखने के लिए बहुत कुछ है, परंतु इसके पुरस्कार भी बहुत कीमती हो सकते हैं। अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाहते हैं तो आपको पहली किस्म का निवेशक बनने की सलाह दी जाती है। आप जो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते हैं वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें। दोस्तों, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस लेसन का चौथा भाग आज पूरा हुआ। वास्तव में दोस्तों, यह लेसन बहुत ही क्रांतिकारी लेसन है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत ज्ञान मिला। आप भी इस ज्ञान को लीजिए, अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम पाइए। जय हिंद फ्रेंड्स।